हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट फिजिक्स से 500 प्लस वन लाइनर देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जितने भी आगामी बिहार में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि रेलवे हो जाएगा, बिहार एसएससी हो जाएगा, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, जानते हैं कि यह उत्तर भारत के बच्चों के लिए लुसेंट जो है रामबाण का काम करता है। और इसमें हम लोग एक ही वीडियो में पूरा फिजिक्स का सुपड़ा साफ करेंगे जो लुसेंट से होगा। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है कि प्लीज़ टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए और वहां से आप लोग इसका पीडीएफ भी पा सकते हैं। और बहुत सारा पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड पहले से किया जा चुका है, आप उसको देखिए और अपना तैयारी को और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है कि भौतिकी विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? तो यह सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। और दूसरा प्रश्न है कि घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि समतल कोण और घन कोण कैसा मात्रक है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पूरक मात्रक है। पूरक मात्रक है, ये भी बात याद रखिएगा, पूरक मात्रक है। अगला प्रश्न है कि लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है या 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या नाम दिया गया है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहा जाता है। पारसेक। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, या इसको मीटर में बदले तो 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बल की सीजीएस मात्रक। तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। अगला प्रश्न है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसलिए वेग और त्वरण दोनों सदिश राशियां, वेग और त्वरण दोनों सदिश राशियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में कब प्रकाशित किए थे? यानी न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया को कब प्रकाशित किए थे? तो 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में प्रकाशित किए थे। चलिए, अगला प्रश्न है कि भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की सबसे पहले जो संभावना व्यक्त किए थे उनका नाम था आर्थर सी क्लार्क। आर्थर सी क्लार्क ने। और भूतुल्यकालिक कक्षा का जो काल होता है या परिभ्रमण काल कहें तो 24 घंटे के बराबर होता है। 24 घंटे के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या होता है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पलायन वेग क्या है। तो पलायन वेग उसे कहते हैं कि जिस वेग से अगर पृथ्वी से कोई वस्तु को फेंका जाता है तो पृथ्वी के कक्षा से बाहर चला जाता है, फिर वापस नहीं आता है, उसी वेग को पलायन वेग कहा जाता है। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना होता है? तो पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, या यूं कहें तो 41% के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट
हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक यह सब किस नियम पर कार्य करता है? तो यह सब पास्कल के नियम पर कार्य करता है, पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व जो को किससे मापा जाता है? तो अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह एक संख्यात्मक मान होता है और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है और अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न है कि जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर होता है? तो ऊपर 1/10 होता है। ऊपर जो होता है 1/10 होता है। अगर आपसे नीचे पूछे तो 9/10 हो जाएगा इसका उत्तर। नीचे कितना रहता है? तो 9/10, यानी 10 में 9 भाग नीचे रहता है, 1 भाग ऊपर रहता है, भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है, गामा किरण की होती है। नेक्स्ट जान लेते हैं कि गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था, पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था। दोस्तों अगर पॉल बिलार्ड ऑप्शन में नहीं रहे तो याद रखिएगा रदरफोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्स किरण की खोज रोंटगन के द्वारा किया गया था, परावैंगनिक किरण की खोज रिटर के द्वारा किया गया था, दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था, औरक्त विकिरण की खोज हर्शेल के द्वारा किया गया था, जबकि गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इसलिए कभी कभी अगर ऑप्शन में पॉल बिलार्ड नहीं रहता है गामा किरण की खोज तो रदरफोर्ड ही लेता है। दोस्तों दोनों बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस विकिरण का प्रयोग कूड़े में फोटोग्राफी करने के लिए किया जाता है? कूड़े नहीं हो जाएगा, कोहरे हो जाएगा। कोहरे में, कोहरा जो होता है कोहरे में फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है, तो यह औरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं। किस विकिरण का प्रयोग कोहरा जो होता है कोहरे में फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो यह औरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैक्सवेल के द्वारा किया गया था, मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसीलिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है? तो हवा में ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी वायु में अगर ताप बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। तो कितना बढ़ती है 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि यानी इको साउंड सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो हो जाएगा 17 मीटर होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए, 56 फीट जो भी कहिए, 56 फीट या 17 मीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। उसी तरह आंख पर भी जो होता है प्रकाश का जो प्रभाव होता है 1/10 सेकंड ही रहता है। और बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी पर ग्राम होता है, कैलोरी पर ग्राम होता है या जूल पर केजी कहिए। अगला प्रश्न है कि अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ में बदल जाता है, यह किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो यह रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है, रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों आप अगर साइकिल में जो हवा भरते हैं पंप से, यह भी रुद्धोष्म परिवर्तन का ही उदाहरण है, रुद्धोष्म अभिक्रिया का ही उदाहरण है। और शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल से वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा या करंट नापने की इकाई है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड जो डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी।
अगला प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर से विद्युत परिपथ में कितना धारा तक मापा जा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर से हम लोग 10⁻⁻⁶ एम्पियर तक के धारा को माप सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डायोड वाल्व किस नियम पर कार्य करता है। तो डायोड वाल्व यह चाइल्ड लैंगुमर नियम के सिद्धांत पर काम करता है। डायोड वाल्व चाइल्ड लैंगुमर नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि डायोड वाल्व का खोज किसने किया था। तो डायोड वाल्व का खोज फ्लेमिंग के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था। जेएस फ्लेमिंग के द्वारा 1904 ईस्वी में डायोड वाल्व का आविष्कार किया गया था। उसी तरह ट्रायोड बल्ब का खोज लीडी फॉरेस्ट के द्वारा 1907 ईस्वी में किया गया था। ट्रायोड बल्ब का खोज लीडी फॉरेस्ट के द्वारा 1907 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आविष्कार किसने किया था। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आविष्कार निक होलोन्याक के द्वारा किया गया था। निक होलोन्याक के द्वारा प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला प्रश्न है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति को कब लागू किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू की गई। अगला प्रश्न है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई को डायोप्टर कहते हैं। डायोप्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि जूल इकाई है। जूल कार्य की और ऊर्जा की दोनों की इकाई जूल होती है। अगला प्रश्न है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का। और अगला प्रश्न है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो क्यूरी से रेडियोधर्मिता की इकाई है क्यूरी। अगला प्रश्न है कि दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। कार्य का जूल और प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अगला प्रश्न है कि जड़त्व का माप क्या है। तो जड़त्व का माप जो हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान और एंगस्ट्रम से तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। अगला प्रश्न है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। तो न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त के द्वारा बताया गया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। अगला प्रश्न है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी की चाल सुस्त हो जाएगी। घड़ी की जो दोलन गति हो जाएगी वह सुस्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है। तो यह प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। और अगला प्रश्न है कि जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पाया जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी PE बराबर mgh होता है। mgh फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है आर्किमिडीज। और आर्किमिडीज जो थे वह ग्रीस या एथेंस या यूनान जो भी कहिए वहीं के निवासी थे। जो सोने की शुद्धता आप हम लोग पढ़ते हैं तो सोने की शुद्धता भी सबसे पहले आर्किमिडीज के द्वारा ही, जो पानी में सोना जो रखा गया था तो थोड़ा हल्का दिखाई दिया था, तो सबसे पहले आर्किमिडीज के द्वारा ही यह बताया गया था। अगला प्रश्न है कि वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है। तो वेग, संवेग और कोणीय वेग जो है यह सदिश राशि है। सदिश राशि है। अदिश राशि ऊर्जा हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ताप हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, सब क्या है अदिश राशि है। और बल गुणनफल होता है। तो यानी बल का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है तो बल बराबर Fa होता है, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। अगला प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो दोस्तों इसमें समझ लेते हैं, जो भार होती है, भार जिसका मात्रक न्यूटन होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। यह एक सदिश राशि है। क्या है, यह एक सदिश राशि है। और भार में आभासी कमी और वृद्धि होते रहती है, जबकि मात्रा यानी जो द्रव्यमान है वह एक अदिश राशि है। यह हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप उसको मंगल पर ले जाइए चाहे चंद्रमा पर ले जाइए, जितना द्रव्यमान रहेगा वह द्रव्यमान समान रहता है। इसलिए मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अगला प्रश्न है कि जब किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसे जड़त्व कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व कहते हैं, और यही न्यूटन का प्रथम नियम भी है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। पारसेक लंबी दूरी मापने की इकाई, सबसे लंबी दूरी मापने की इकाई को पारसेक कहते हैं। और वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है अल्प घनत्व और अल्प श्यानता और घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। और जो बादल जो मौसमी घटनाएं होती है सभी क्षोभ मंडल में होती है, सभी मौसमी घटनाएं जो होती है क्षोभ मंडल में होती है। अगला प्रश्न है कि समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ऊपर 1/10 भाग रहता है। कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का जो घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? अगर वस्तु की मात्रा बदलेंगे तो उसमें जो घनत्व डेंसिटी होता है वह अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो इसलिए क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% को कम कर दिया जाए तब पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या को 1% कमी कर दिया जाए त्रिज्या में, तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा वह 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का जो बिंदु होता है वह नीचे आ जाता है, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा क्या होती है? तो कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा m0 L1 T0 हो जाता है, यानी L1 होता है, याद रखिएगा। और बर्नौली प्रमेय जो है किस पर आधारित है? तो बर्नौली का प्रमेय जो है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब आंधी तूफान आता है तो किसी का छप्पर उड़ जाता है, तो छप्पर का उड़ जाना यह बर्नौली प्रमेय का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, कारण है पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों जो आप गरम सूप स्वादिष्ट लगता है, यह भी पृष्ठ तनाव के ही कारण है। गरम भोजन जो खाते हैं वो स्वादिष्ट लगता है, वह भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। और मच्छर के लार्वा जो तेल छिड़कने पर मर जाते हैं, भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल जो होता है वह किसिकत्व अभिक्रिया की परिघटना शामिल होती है। अगला प्रश्न है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, क्योंकि ध्रुव पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वह ज्यादा होता है, इसलिए भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने लगता है। और शरीर का वजन जो होता है ध्रुव यानी पोल पर अधिकतम होता है, केंद्र पर 0 होता है। और अगला प्रश्न है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, कारण है कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में बहुत ही कम है, बहुत ही अल्प है, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है या कब अधिक महसूस होता है? तो महसूस जब होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी तब। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किन किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो अपने आप को तट पर न्यूटन के तृतीय गति नियम का उपयोग करके ही आ सकता है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है
पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता क्या है? तो वह कोई भी कार्य नहीं करता है, कोई भी कार्य नहीं करता है। और कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा, Fs cos थीटा होता है। अगला प्रश्न है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो 9.8 में 3 से गुना कर लेंगे, 29.4 मीटर पर सेकंड होगा। अगला प्रश्न है कि पावर शक्ति का ऐसा मात्रक, तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को, किसी कार्य को करने में जो समय लगता है उसी के दर को शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, और दोस्तों इसमें से जान लेते हैं न्यूटन के द्वारा किया गया था, जिसमें F = G m1 m2 बाई r², यही गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला होता है। गुरुत्वाकर्षण जहाँ पर आप जी जानते हैं गुरुत्वीय नियतांक है, और इसमें दोस्तों इसमें जो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसका मान हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1798 ईस्वी में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। अगला प्रश्न है कि पास्कल इकाई है, तो पास्कल दाब की इकाई है, प्रेशर की इकाई है। अगला प्रश्न है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है, क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। अगला प्रश्न है किसी पिंड का भार, तो किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, केंद्र पर 0 होता है। अगला प्रश्न है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तब किसी व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार होता है वास्तविक भार से कम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है। अगला प्रश्न है कि कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उपग्रहों की है? तो भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलो पर स्थापित की जाती है। इसका जो परिभ्रमण काल होता है वह 24 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो यह ग्रीस, एथेंस, यूनान से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो यह आसंजक बल के अभाव के कारण नहीं चिपकता है दोस्तों। और पानी की बूंदों का गोलाकार होने का कारण सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण पानी की जो बूंदें होती है वह गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है कि तुल्यकारी उपग्रह जो होता है वह पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है या घूमता है, जो भी कहिए। अगला प्रश्न है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाता है और धूलकण बाहर आ जाते हैं, यह गति के पहला नियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है कि लोलक की आवर्तकाल जो टाइम पीरियड होता है किस पर निर्भर करता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लोलक की जो आवर्तकाल होता है टाइम पीरियड वह लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है दोस्तों, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो आप यहाँ एक फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, T = 2π√L/g फॉर्मूला होता है। इसी पर आप लोग को यह प्रश्न में पूछ जाएगा, न्यूमेरिकल पूछेगा तो इस पर बन जाएगा। क्योंकि देखिए लोलक की आवर्तकाल T जो होता है टाइम पीरियड होता है या किस पर निर्भर करता है? तो 2π जो है क्या है, कांस्टेंट है, अचर रहेगा हमेशा, लेकिन लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा। लंबाई का प्रोपोर्शनल होगा, गुरुत्वीय त्वरण का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगला प्रश्न है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो इसलिए क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और लंबाई बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, जिससे दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इसी कारण घड़ियों गर्मियों के दिनों में सुस्त हो जाती है। अगला प्रश्न है किसी लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए
तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, t बराबर 2 पाई रूट अंडर L बाई जी है, तो रूट में है तो 4% अगर L को बढ़ाएंगे तो 4% बढ़ा रहे तो 2 क्या होगा, 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय कितना होगा। तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो उसकी समय अवधि जो होगी वह बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है कि एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा यानी कहने का मतलब है कि गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है। तो गतिज ऊर्जा बराबर p स्क्वायर बाई 2m होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाई 2m होता है। और एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ mv स्क्वायर होता है दोस्तों, हाफ mv स्क्वायर। और स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, mgh। अगला प्रश्न है कि घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होती है कैसी होती है। तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। और एक जगह अगर कोई ईंट अगर एक पर एक करके रखा गया है उसमें आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। और नदियों के किनारे जो बांध बनाया जाता है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। अगर तीर धनुष में अगर धनुष को खींचे हुए हैं, उस पर पंतजा चढ़ाए हुए हैं, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो वह गतिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह कथन जो है न्यूटन के गति विषय का तीसरा नियम है। और जल में तैरना न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण ही संभव है। अगला प्रश्न है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा। और बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। सबसे पहले यह बात डेवी के द्वारा बताया गया था। कि बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में अगर दबाते हैं तो दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। यह डेवी के द्वारा बताया गया था, हम्फ्री डेवी जो थे, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो 1/6 भाग है, 1/6 भाग है। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। अगला प्रश्न है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कोई उस पर बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के गति विषयक नियम का प्रथम नियम कहता है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। तो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम इसको वैध ठहराता है। अगला प्रश्न है कि ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है यह पास्कल के सिद्धांत का। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। चलिए इसको समझ लेते हैं कि पदार्थ के संवेग यानी P = क्या होता है, mv होता है दोस्तों। और वेग का अनुपात कह रहा है तो अनुपात का मतलब होता है बटा। तो v से अगर काट देते हैं तो क्या बचता है, m का मतलब मास यानी द्रव्यमान राशि प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है, त्वरण एक्सेलरेशन समान होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। और अगला प्रश्न है कि यदि 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। 2 सदिश जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र हो जाएगा कि दोस्तों जानते हैं कि v = u + at होता है। यहाँ से a अगर निकालते हैं तो v - u/t होता है, a = v - u/t होता है। और यही त्वरण का सबसे सही सूत्र होता है। अगला प्रश्न है क्रीम सेपरेटर
क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जाता है, किस नियम के द्वारा? तो हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के द्वारा दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। वॉशिंग मशीन जो निच्छालन जिसको बोलते हैं, प्रक्षालन जो बोलते हैं वॉशिंग मशीन को, प्रक्षालन जो भी होता है प्रक्षालन, वो भी आपका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होता है और नाभिकीय संलयन पर ही हाइड्रोजन बम जो होता है इसी सिद्धांत पर बनाया गया है, जबकि नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम काम करता है। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि पानी के एक गिलास में से बर्फ का अगर टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण। कैपिलरी क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है, साबुन के अंदर के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, और वायुमंडलीय दाब को बार यानी बैरोमीटर से बार से मापा जाता है, बैरोमीटर से, और बैरोमीटर ई टॉर्सेली के द्वारा इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, तो शुद्ध जल में पृष्ठ तनाव डिटर्जेंट डालने पर घट जाता है। और अगला प्रश्न है कि आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो आर्किमिडीज का नियम पोलवन के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि द्रव की बूंदे की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है, तो गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव है। क्या है? पृष्ठ तनाव है। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंदे गोलाकार, ये भी सतही यानी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो जेट इंजन है वह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व जो हो जाता है वह कम हो जाता है, और दूध का घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी इसी को कहते हैं दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता उसके घनत्व पर ही निर्भर करती है, तो वह लैक्टोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला पहले बता चुके हैं कि हाफ mv² होता है, और यहाँ पर उसकी गति 2 गुनी कर रहे हैं तो v को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ 1/2 से कोई मतलब नहीं दोस्तों, यह 1/2 कांस्टेंट है, इसका मान हमेशा 1/2 ही रहेगा दोस्तों, इसमें आप छेड़खानी नहीं कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करेंगे तो कैसे होगा, तो 36 गुना 5/18 से इसमें भाग कर देंगे तो 18 दूना 36 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। दोस्तों अगर बड़ा से छोटा में आएंगे यानी किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में आएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, अगर मीटर प्रति सेकेंड से जा रहे हैं किलोमीटर में तो 18/5 से गुना करेंगे, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाता है, यानी एकाएक कम हो जाएगा तो आंधी तूफान की भविष्यवाणी होती है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि अश्व यदि एकाएक चलना शुरू कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका जो होती है वह विश्राम जड़त्व के कारण होती है। अगला प्रश्न है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, ताकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाए या आ सकती है। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकाया जा सकता है क्योंकि पानी का जो क्वथनांक होता है दाब बढ़ने से बढ़ जाता है, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा,
मौसम तूफानी होगा। अगला प्रश्न है कि श्यानता की इकाई, तो श्यानता की इकाई जो होती है वह पॉइज होता है, पॉइज। और प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंगदैर्घ्य से, प्रकाश का रंग जो होता है इसकी तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति काम करता है, अवतल लेंस की भांति काम करता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे फोटोन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, तो जो प्रकाश है यह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। और प्रकाश कण और तरंग दोनों की भांति काम करता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है, तो अपवर्तक दूरबीन में असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं, तो आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना को प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस पर क्या होता है, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। अगला प्रश्न है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो यह अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, हीरे से कांच में जाता है तो अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन होना। अगला प्रश्न है कि मृग तृष्णा किसका उदाहरण है, तो जो मृग तृष्णा है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो है वह अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है। प्रकाश में ध्रुवण यानी पोलराइजेशन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश जो तरंग है वह अनुप्रस्थ तरंग का ही उदाहरण है। और प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होती है वह तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला प्रश्न है कि तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है क्योंकि इसका कारण है अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह कम दिखाई देता है। और मायोपिया से क्या तात्पर्य है, मायोपिया को से मतलब है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है कि हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है। और एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है तो वह किस दृष्टि से पीड़ित है, तो निकट में निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं, तो हो जाएगा मायोपिया से है। अगला प्रश्न है कि दूरबीन क्या है, तो दूरबीन में दूर की वस्तु को देखने का एक यंत्र है जिसका आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। और सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग समय जो लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड का ही लगता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो यह किरीट या कोरोना दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है और यह अमावस्या के दिन होता है। और वहीं पर आपसे अगर कहे चंद्र ग्रहण तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण होता है और यह पूर्णिमा के दिन लगता है। और प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें परगामी होता है क्योंकि वह एक ऐसा यंत्र है जिस संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह परिघटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को नतोदर यानी अवतल लेंस का प्रयोग, कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। और अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल लेंस में जो होता है आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है कार के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं, यानी
साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की जो क्षमता है 200 प्लस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ENT ईयर, नोज और टीथ जो डॉक्टर होते हैं के द्वारा प्रयोग में किए जाने वाले हेड मिरर का यूज करते हैं वह किस प्रकार का होता है, तो वह अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो यह कॉर्निया को किया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। और यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा, तो उसकी दृष्टि में निकट दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो यह अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दोस्तों याद करने का सही तरीका है कि निकट में निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं, और दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, निकट का नहीं दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक रंग क्या है या किसे कहते हैं, तो वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। जो प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं, तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। और अगर तीनों प्राथमिक रंग को मिला देंगे तो सफ़ेद रंग बनेगा, क्योंकि सभी रंग अगर सफ़ेद रंग जो है वह 7 रंगों से मिलकर बना है, यह कथन है न्यूटन का। और पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, यानी जो एंडोस्कोपी होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है कि पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण अपवर्तन है। अगला प्रश्न है कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और मृग मरीचिका प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और इंद्रधनुष जो होता है प्रकाश का अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के परिघटना के कारण बनता है। और हीरा चमकदार दिखाई देता है तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा, तो अंतरिक्ष जो दिखाई देता है आकाश काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। अगला प्रश्न है कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि लैम्पर्ट नियम किससे संबंधित है, तो लैम्पर्ट का जो नियम है वह प्रदीप्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, तो जो आवर्धक लेंस होता है वह वास्तव में उत्तल लेंस ही होता है। अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में C क्या है, तो C किसका प्रयोदक है, तो यह प्रकाश के वेग का। अगला प्रश्न है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि यह चमकदार रोशनी देता है, इसी कारण। और प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन को क्या कहते हैं, तो प्रिज्म से अगर प्रकाश के रंग को गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभाजित होता है, जिसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। अगला प्रश्न है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो अस्त होने समय सूर्य लाल दिखाई देता है, यह प्रकीर्णन के कारण होता है, यह प्रकीर्णन के कारण होता है। अगर अस्त होगा, अगर सूर्य लाल दिखाई देगा तो प्रकीर्णन हो जाएगा, अगर सूर्य दिखाई दे रहा है तो यह अपवर्तन के कारण दिखाई दे रहा है।
और इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वह उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है किसी गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए? तो अवतल दर्पण को लाना चाहिए। और दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और कार चलाते समय पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करना चाहेंगे। और मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति 6 फुट का है तो 3 फुट की ऊंचाई का समतल दर्पण होना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति 2 समानांतर दर्पण समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, जब कोई वस्तु को 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग निश्चित तरंगदैर्घ्य के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो यह काला दिखाई देगा। और फोटोग्राफी में प्रयुक्त रंग जो होता है वह प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला होता है। फोटोग्राफी में प्राथमिक रंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी जो रंग होता है वह सफ़ेद होता है, परिणामी जो रंग होता है वह सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो वह फिल्म होता है, फिल्म। अगला प्रश्न है कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? तो कैमरे में जो होता है वह उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और मानव की जो आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो यह कॉर्निया पर बनाती है। और आइरिस का क्या काम है, क्या काम होता है? तो आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है कि दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब यानी रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा, वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न है कि तारे टिमटिमाते हैं। तो जो तारे टिमटिमाते हैं वह अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो आप जानते हैं 360/θ होता है, यानी 60। 6 अगर सम संख्या आता है तो 1 घटा देते हैं, यानी प्रतिबिंब की संख्या 5 बनेगा। अगला प्रश्न है कि धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न है कि जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह सिद्धांत कौन सा है? तो वह सिद्धांत है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है कि चंद्रग्रहण घटित होता है। तो चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, जबकि सूर्य ग्रहण प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन होता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? तो यह ऑस्टेड के द्वारा अवलोकित किया गया था। और ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। और मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। और विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है कि डायनेमो विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर ही काम करता है। और लोहे का जो क्यूरी ताप होता है, लोहे का क्यूरी ताप वह 780 डिग्री सेल्सियस होता है, 780 डिग्री सेल्सियस होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है, गॉस। अगला प्रश्न है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोनों किनारों पर होती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक दोनों किनारों पर होती है। और किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम
मध्य में होती है, सबसे कम बीच में होती है। और अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, अस्थायी चुंबक इस्पात के बनाया जाता है, और अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बनाया जाता है, नरम लोहे का बनाया जाता है अस्थायी चुंबक। अगला प्रश्न है कि अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल, शुष्क सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं, शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है, या शुष्क सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। और लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन या सदिलेपन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न है किरचॉफ का धारा जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुना 10 के पावर 8 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है दिष्टकारी के द्वारा, यानी रेक्टिफायर को, एसी को डीसी में दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को अतिचालक कहते हैं, और इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। और इसी घटना को सबसे पहले कैमरलिन ओन्स ने समझाया था। अतिचालकता की खोज कैमरलिन ओन्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध, तो जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई, वस्तु के लंबाई पर निर्भर करता है, तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। और विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा को भरा जाता है, विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा को भरा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वह ओम होता है। और घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि जो होते हैं वह समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो जो वस्तुओं का आवेशन होता है वह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की जो कोटि होती है वह 10 के पावर 6 ओम के बराबर होती है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की जो कोटि होती है 10 के पावर 6 ओम के बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम U-9235 इसका क्या होता है, परमाणु संख्या और परमाणु भार होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि माइका, माइका क्या है। तो माइका यानी अभ्रक ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। और माइका के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, सेकेंड। पहले यह फर्स्ट स्थान पर था, अभी इसके उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का हो गया है। और जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः 3000 से 35,000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो एम्पियर से विद्युत धारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है दोस्तों, विद्युत मोटर। दोस्तों यह समझने वाली बात है, बहुत आसान है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए दोस्तों, विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर में सबसे पहले आप क्या देते हैं, लाइट करंट देते हैं। तब करंट देते हैं तब उसमें से घूर्णन, उसका घूर्णी घूमता है, तब जाके क्या होता है, और उसमें से उसके बाद या मतलब उसका घूर्णी जो होता है, उसमें घूर्णी जो लगा होता है वह घूमता है। तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में विद्युत मोटर बदलता है। पहले विद्युत को यांत्रिक में बदलेगा। और यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, फिजिक्स के भाषा में जो भी वस्तु चलने लगता है, घूमता है, उसी को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए डायनेमो है, पहले उसका घूर्णी घूमता है, पहले घूर्णी घूमता है और तब जाके उसे करंट पैदा होता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा को डिस्क धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं, यानी AC टू DC रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है कि प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु जो है वह पारा का वाष्प और आर्गन है। अगला प्रश्न है कि त्वरित चालक किसका बना होता है। तो यह तांबा का बना होता है, तांबा का बना होता है। इसका आविष्कार किसने किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला प्रश्न है कि 100 वाट बल्ब
वाले एक विद्युत लैंप को एक दिन में 10 घंटा प्रयोग होता है, तो एक दिन में लैंप के द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होती है? तो जो यूनिट ऊर्जा निकाली जाती है तो सब में से गुना कर दिया जाता है, 100 गुना 10 अब बटा में क्या हो जाएगा, 1000 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट हो जाएगा। अगर एक दिन था तो यहाँ एक दिन से गुना कर सकते हैं, अगर वहाँ पर 10 दिन देगा तो यहाँ पर 10 यूनिट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा यह ऊर्जा की इकाई है और फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फ्यूज तार जो होता है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। और विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला जो पदार्थ होता है टीन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। इस धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होता है। अगला प्रश्न है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अति चालक का क्या लक्षण है? तो अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। अगला प्रश्न है कि अति चालकता की खोज किसने की थी? तो अति चालकता की खोज कैमरलिन ओन्स के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रियता जो अल्फा बीटा एवं गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंत किसमें बदल जाते हैं? अंत में तो यह सीसा में बदल जाते हैं। और अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर नेगेटिव, और यह गामा जो होता है वह उदासीन होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक आयनन क्षमता हो जाएगा, आयनन क्षमता यह अल्फा किरण की होती है। सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय की माप किस से की जाती है? तो रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर से की जाती है। अगला प्रश्न है कि जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु की संख्या आधी हो जाए वह समय उस तत्व का क्या कहलाता है? तो उस तत्व को अर्ध जीवन काल T½ से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है कि अभ्रकोष्ठ का आविष्कार किसने किया था? तो अभ्रकोष्ठ का आविष्कार CRT विल्सन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसने दिया था? तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन के द्वारा 1905 ईस्वी में दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत भी आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज भी आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार 1921 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करने के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन का संकेत W होता है। अगला प्रश्न है कि फ्यूज का सिद्धांत, तो जो फ्यूज का जो सिद्धांत है विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर फ्यूज काम करता है। अगला प्रश्न है कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो यह पूर्ण विकिरण उप तापमापी के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का ताप मापा जाता है, तो सूर्य का ताप पायरो तापमापी के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। अगला प्रश्न है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होता है, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के एक होता है? तो -40 डिग्री। और न्यूनतम संभव जो ताप है वह -273 डिग्री सेल्सियस होता है। और अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह जो नियम है यह किरचॉफ का नियम है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किरचॉफ का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन, संवहन और विकिरण विधि के द्वारा। और थर्मल फ्लास्क डेवार के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था या खोज किया गया था। और पानी का घनत्व तो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसी पर न्यूनतम आयतन सबसे न्यूनतम होता है। और सौर विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो यह अवरक्त विकिरण कर देता है, अवरक्त विकिरण।
अगला प्रश्न है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है? तो यह संवहन विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से, क्योंकि भाप में जो गुप्त ऊष्मा लैटेंट हीट होती है वह अधिक होती है। और बोलोमीटर एक यंत्र है जो ऊष्मीय विकिरण को मापता है। बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न तापीय इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है। तो क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की सतह का ताप, तो सूर्य की सतह का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और ऊर्ध्वपातन के उल्टे जो प्रक्रिया होता है उसको निक्षालन बोलते हैं। निक्षालन बोलते हैं। अगला प्रश्न है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं, और डॉपलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो यह डॉपलर प्रभाव के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह ध्वनि के प्रवर्तन सिद्धांत पर काम करता है। और सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार 9 संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, और सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। अगला प्रश्न है कि एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसको सोनोग्राफी कहते हैं। और कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि नहीं कर सकती है। ध्वनि नहीं कर सकती है। और वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है उसको सोनार कहा जाता है। सोनार। और अगला प्रश्न है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में करते हैं। और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल भी 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, क्योंकि दोस्तों ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन ध्वनि पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है कि बादलों की बिजली की चमक काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है, इसी कारण। और वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है। कहीं कहीं आपको 760 मील प्रति घंटा मिलेगा, ठीक है। और ध्वनि का वेग का मान सबसे कम गैस में होता है। और जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगा। और नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। और परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। और हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरण उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर गामा किरण उत्सर्जित होता है जो विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और परमाणु द्रव्यमान Z=P+N होता है। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लेजर कहते हैं। लेजर कहते हैं। और रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यह जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यह हो जाएगा यूरेनियम विधि के द्वारा। पृथ्वी की आयु, चट्टान इत्यादि की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि से ही करते हैं। और क्यूरी किसकी इकाई का है? नाम है क्यूरी, तो हो जाएगा रेडियो धर्मिता की। और डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। अगला प्रश्न है कि डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है?
तो हो जाएगा एक ही दिशा में। और सिलिकॉन क्या है, तो हो जाएगा सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक है, अर्धचालक है। और ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग होता है। और एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक किस चिप की बनी होती है, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न तापी इंजनों यानी क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। और कौन सी धातु अर्धचालक की सतह ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है, तो यह जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम। और एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसको टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा सूक्ष्म तरंगों को, सूक्ष्म तरंगों को। और रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्दिष्ट करने के लिए रडार का उपयोग करते हैं। और रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा किया गया था। और त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो यह होलोग्राफी के द्वारा। और सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के द्वारा 1942 ईस्वी में शिकागो में बनाया गया था। और परमाणु बम का आविष्कार, तो परमाणु बम जो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, ऑटो हर्न के द्वारा किया गया था। और परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीयर के द्वारा किया गया था। और परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड टेलर के द्वारा 1952 ईस्वी में किया गया था। और नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो यह सापेक्षता के सिद्धांत का है। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो यह जे फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं। अगला प्रश्न है कि डायनेमो में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित डायनेमो करता है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी करता है। सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि तेल का एक बैरल लगभग कितने बराबर होता है, तो यह 159 लीटर के बराबर होता है। और एक गैलन में 3.78 लीटर होता है, एक गैलन में 3.78 लीटर होता है, जबकि एक बैरल में 159 लीटर होता है। और 1 जूल 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है, जो अर्घ ऊर्जा का CGS मात्रक है। अगला प्रश्न है कि एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण छिद्र ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन S चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था, जिसके लिए इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। और प्लांक नियतांक का मान 6.6 × 10⁻34 जूल के बराबर होता है। और 1 माइक्रोन 1/1000 मीटर के बराबर होता है। और 1 नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर यानी 1852 मीटर के बराबर होता है। और एक बैरल में 159 लीटर, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। और भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण जो है एक्टियोमीटर है। और उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो यह स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि रडार उपयोग में आता है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं। और कौन सा उपकरण चिकित्सक द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो यह स्टेथोस्कोप किया जाता है। और साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो यह परमाणु को। और पायरोमीटर किसे मापने में प्रयोग लाया जाता है, तो पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। और वायुयान का आविष्कार O राइट व W राइट के द्वारा किया गया था, दोनों ब्रदर्स थे। और सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। 18 कैरेट सोने में 75% सोना पाया जाता है, 24 कैरेट में 100%। और सोना में जो कैरेट होता है उसके शुद्धता का पहचान होता है, जबकि हीरा में भार का पहचान होता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार देख लेते हैं। जैसे ग्रहों के गति का नियम केपलर के द्वारा किया गया था।
सौरमंडल का आविष्कार कोपरनिकस। थर्मल फ्लास्क डेवार हो जाएंगे। लिफ्ट एलिसा ओटिस। लेजर थियोडोर मेमेन के द्वारा। रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट। मशीन गन सर जेम्स पक्कल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि रडार रॉबर्ट वाटसन वाट। स्पष्टीकरण लुई पाचर। प्रेशर कुकर डेनिस पैपिन। प्रकाश का वेग रोमर, लेकिन इसका देखा इसको था फिजियाऊ। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था, 1926 में जेएस फ्लेमिंग के द्वारा खोज किया गया। माइक्रोफोन ग्राहम बेल। मोटरसाइकिल जी डैमलर। स्कूटर जी बर्ड्स 1919 में। पनडुब्बी डेविस बुशनेल। ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे। ट्रांजिस्टर जॉन बार्डिन व विलियम सैकले। जॉन बार्डिन और विलियम सैकले। ट्रैक्टर फॉर व्हिच। ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान दिल्ली। पोर्टलैंड सीमेंट जोसेफ अर्गडीन 1924 में। और सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी। लॉगरिथम जॉन नेपियर। और कॉस्मिक किरणें विक्टर हेस। तो दोस्तों आज के लिए फिजिक्स का इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।